हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री के चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया या भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आज का हमारा टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद उससे भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम आज भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा भारत किस तरह आज़ाद हुआ और इसके पीछे कितनी स्ट्रगल लोगों ने या लीडर्स ने की। नेशनलिज्म इन इंडिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें नेशनलिज्म शब्द को समझना पड़ेगा। नेशनलिज्म क्या है या राष्ट्रवाद क्या है? नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ द नेशन। जब तक किसी एक देश में राष्ट्रता की भावना ना हो तो वो देश ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसीलिए एक देश को बनाने के लिए, कंट्री को बनाने के लिए हमें उसके अंदर राष्ट्रवाद या नेशन की फीलिंग को डेवलप करना पड़ता है। हम अब उस प्रोसेस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों के बीच नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात कर रहे हैं 1915 से, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की और वहां पे अपार्थाइड या अस्पृश्यता के खिलाफ सत्याग्रह किया। 1915 में जैसे ही गांधी जी वापस आए तो उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। पूरे देश का भ्रमण करने के बाद उन्होंने ये एनालाइज किया कंट्री की सिचुएशन कैसी है। अब हम सीक्वेंस में इन सब इंसिडेंट्स को पढ़ेंगे। 1915 में गांधी जी की वापसी हुई। 1916 में उन्होंने पहला चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण एक जगह का नाम है जो कि बिहार में है। ये सत्याग्रह इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक ब्रिटिशर फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहा है या उत्पीड़न कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज दे आर फोर्सिंग द फार्मर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो। इंडिगो यानी कि नील की खेती। नील जबरन फार्मर से उगवाई जाती थी क्योंकि ये उस दौरान डाई करने के काम आता था। नील कपड़ों को डाई करने के लिए काम आता था और फार्मर्स इस नील को उगाना नहीं चाहते थे क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जमीनें फर्टिलिटी खो रही थी। इस तरीके से गांधी जी ने जब ये भ्रमण किया, देश के पार्ट्स का भ्रमण किया, तो उन्होंने बिहार में अपना सबसे पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। 1916 के बाद आता है 1917। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन चलाया। खेड़ा भी एक जगह का नाम है, ये गुजरात में अहमदाबाद के पास है। खेड़ा सत्याग्रह में लोगों गांधी जी ने फार्मर्स के बढ़े हुए कर को हटाने के लिए आंदोलन शुरू किया। ये उस सिचुएशन की बात है जब प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और ज्यादा फार्मर्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। उस दौरान कर को माफ करने की जगह ब्रिटिश सरकार ने करों को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने फार्मर्स का साथ देते हुए खेड़ा आंदोलन शुरू किया। अब 1917 के बाद क्या आता है? 1918। 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? इसके पीछे रीजन था अहमदाबाद मिल वर्कर्स की सैलरी, जो कि मिल ओनर्स बढ़ा नहीं रहे थे। इसके लिए गांधी जी ने 1918 में आंदोलन किया, जिसके बाद सभी वर्कर्स की सैलरी 35% बढ़ाई गई। अब 1916 के बाद 1917 का खेड़ा आंदोलन और 1918 का अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। 1918 के बाद हिस्ट्री में बहुत ही टर्नओवर चेंजेस होते हैं। अब हम 1919 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इतिहास में कई तरीके के चेंजेस आए, जिसमें से सबसे पहला चेंज है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के आते ही अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है।
रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया सबसे दमनकारी कानून है। कैसे? क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंदर ये बोला गया था कि यदि कोई भी पर्सन या कोई भी राजनीतिक संस्था अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी बोलती है, लिखती है, तो बिना किसी वारंट के, इवन संदेह के आधार पर उन पर्सन या ग्रुप को अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी मुकदमे पे। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। यानी कि अब आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकते, और यदि आप आवाज उठाते हैं तो रॉलेट एक्ट 1919 के जरिए उस पर्सन को जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी 2 साल के लिए। और इसमें ना ही वकील मिलेगा, ना ही दलील होगी, और ना ही जमानत होगी। इसको काला लॉ या ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट से परेशान लोगों ने रॉलेट या महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसके जरिए लोगों ने रेलवे वर्कशॉप्स पे जाना बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी, शॉप्स बंद कर दिया। अब रेलवे से गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फायदा था क्योंकि कच्चा माल यहीं से सप्लाई होता था। टेलीग्राफ सर्विसेज बंद कर दी गई, जिससे लोग ब्रिटिशर्स कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स इस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और उन्होंने लोगों के ऊपर अपना दमन करने का जो परसेंटेज था उसे और बढ़ा दिया। ऐसे ही एक चीज़ अमृतसर में हुई। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के जरिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। ये 1919 का ही इंसिडेंट है जब दो इम्पोर्टेंट लीडर्स को रॉलेट एक्ट के जरिए अरेस्ट कर लिया गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया गया। मार्शल लॉ के अंतर्गत लोगों को फ्रीली आने जाने या गैदरिंग की इजाजत नहीं होती है। इस मार्शल लॉ की जिम्मेदारी जनरल डायर को दी गई। जनरल डायर उस टाइम पर अमृतसर में कमांड में थे। अब सेम 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, जिस दिन इसी दिन लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। इसी के साथ साथ कुछ लोग अपनी मीटिंग करने के लिए भी वहां पर पहुंचे। वह सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को रिहा कराना चाहते थे। इस मकसद के साथ जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। ये बात जनरल डायर को पता चली। उसने जलियांवाला बाग के, जो कि एक कॉमन एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट था, वहां पर अपने सोल्जर्स को तैनात कर दिया। इन सोल्जर्स ने हजारों लोगों के ऊपर 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग। इसमें सभी प्रकार के लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्रियां हों, सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। यानी कि कई इनोसेंट लोगों की इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट में डेथ हुई। ये जो है डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 में इंसिडेंट हुआ। इससे लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और क्रोधित हुए, क्योंकि ये इंसिडेंट लोगों के लिए डाइजेस्ट करने वाला नहीं था। इसी के साथ साथ एक और इंसिडेंट 1919 में हो रहा था, और वो था ऑटोमन एम्पायर के खलीफा को उनकी रिलीजियस पोस्ट से रिमूव करना। अब ये इंसिडेंट जो है वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड है। वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर हार गया, और ब्रिटिशर्स और उसकी सभी अलाइड पावर्स ने ये डिसाइड किया कि हम ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा हैं उनको सभी प्रकार के होली प्लेसेस से रिमूव कर देंगे। अब ये बात दुनिया भर के किसी भी मुस्लिम पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रही। ऐसा ही इंसिडेंस इंडिया में भी हुआ। खलीफा एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन मानी जाती थी। अगर ये पोजीशन रिमूव हुई तो इसकी वजह से भारत में भी
दो भाइयों ने एक खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। इन दो भाइयों का नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। इसको गांधी जी ने भी सपोर्ट किया। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ, ये भी 1919 का ही टाइम पीरियड है, 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने इस चीज का एडवांटेज लेते हुए एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन ही क्यों। तो गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में ये लिखा था कि यदि हम अपना कोऑपरेशन या सहयोग ब्रिटिशर से ले लें तो जल्द ही हम आजादी पा सकते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अब हम जानेंगे इसमें क्या क्या किया। बच्चों ने या कॉलेजेस के प्रोफेसर्स ने टोटल बॉयकॉट शुरू किया। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार। स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया, किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग्स में भाग लेना बंद कर दिया या परिषदों में जाना बंद कर दिया। इसी के साथ साथ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर जोर दिया, जैसे खादी कपड़ों के ऊपर। और ही लोगों ने शॉप जो विदेशी सामान बेच रहे थे उन शॉपों के आगे प्रदर्शन या पिकेटिंग की। इसी के साथ साथ जो जिन लोगों को विदेशी सरकार ने कुछ उपाधियां दी थी वो उपाधियां भी लोगों ने त्याग दी। लेकिन ये आंदोलन ज्यादा टाइम तक नहीं चला। 1922 में एक इंसिडेंट जिसको हम बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ये आंदोलन खत्म करना पड़ा। आप पिक्चर में ये देख रहे हैं कि ये एक पुलिस स्टेशन है। मैं आपको इंसिडेंट्स बता रही हूँ चौरी चौरा का। चौरी चौरा एक जगह का नाम है जहाँ पर गुस्से में आए लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया। गांधी जी ने बोला था कि हम जो भी काम करेंगे उसमें अहिंसा का पालन करेंगे, लेकिन लोग गुस्से में आकर अहिंसा से हिंसा की तरफ मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से 1922 में गांधी जी ने अपना ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आई थिंक सो यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। आपका टास्क है आपको ये जो इंसिडेंट्स हैं, 4 इंसिडेंट्स, आपको कमेंट बॉक्स में अरेंज करके इनके टाइम पीरियड के हिसाब से अरेंज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। In case if you have any doubt, you can ask the question as well. Thank you so much.